हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसमें हम आज प्रश्न संख्या 9 करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 है कि दो पानी के नल एक साथ एक होज में एक टैंक होता है, एक होज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर यह सवाल ये कह रहा है कि दो नल हैं जिनको अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो 9 सहित 3/8 घंटों में होज को भर सकते हैं। फिर अगर बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। देखिए, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल द्वारा, यानी अब अगर छोटे व्यास वाला नल खोला जाए और बड़े व्यास वाला नल खोला जाए तो वो कितने समय में दोनों नल अलग अलग टैंक को भर पाएंगे, होज को भर पाएंगे। अब देखिए, मैंने इसमें आपको एक ट्रिक बताई थी कल कि जिसके आगे के या फिर से लिखा होता उसको माना जाता है। तो यहाँ लिखा कम व्यास वाले नल से, तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे? कम व्यास वाले नल से आगे लिखा है तो हम यहां पर मानेंगे कि माना छोटे व्यास वाला नल, माना छोटे व्यास वाला नल होज को भरने में समय लेता है बराबर x घंटे। या मान लीजिएगा, माना छोटे व्यास वाला नल जो है होज को भरने में समय लेता है बराबर 1 घंटे। लिखिएगा यहां पर, इसलिए 1 घंटे में होज भरेगा बराबर कितना? 1/x भाग। इतनी बात समझ रहे? तब 1 घंटे में होज भरेगा बराबर 1/x भाग। हमने छोटे व्यास वाले नल को ही x क्यों माना? क्योंकि यहां पर लिखा है कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो भाई 10 घंटे कम समय लेता है तो पहले हमें कम व्यास वाले, छोटे व्यास वाले का तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं बड़े व्यास वाला निकाल सकता हूं, वैसे तो निकाल भी नहीं सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं पर कि बड़ा व्यास वाला नल। देखो ये कह रहे बड़ा, अब निकाल देंगे हम। बड़ा व्यास वाला नल होज को भरने में समय लेता है बराबर x - 10 घंटे। समझे बेटा? अब देखिए, अगर हम लोग कम व्यास वाले नल का समय x ना मानते तो बड़े व्यास का कैसे निकाल पाते? बात आई समझ में? क्योंकि वो कह रहा था कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तभी हमने माना कि छोटे व्यास वाले नल जो है वो समय लेता है x घंटा। अब अगर 1 घंटे में होज भरेगा तो 1/x, तभी तो निकाल पाया कि बड़ा व्यास वाला नल होज को भरने में समय लेता है x - 10 घंटे, क्योंकि 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाला। तो छोटे वाले व्यास वाले समय में से ये बड़े वाले व्यास वाले नल का हम लोग समय माइनस कर देंगे। इतनी बात आई समझ में? अब देखिए, ऊपर ये भी कह रहा है कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो इतना समय लगता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि दोनों,
ध्यान समझिएगा, दोनों नल एक साथ उसे भरेंगे। ठीक है, एक साथ उसे भरेंगे बराबर कितने समय में? देखिए 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 घंटे में। अब देखिए अगर इसको हम सही करना चाहें तो कैसे होगा ये? 9 अट्ठे 72, समझ रहे आप? 9 अट्ठे 72 और 72 3 75, मतलब 75/8 घंटे में। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 75/8 घंटे में ये इसको क्या कर पाएंगे बेटा? टैंक को भर पाएंगे। इतनी बात है समझ में? तो ध्यान दीजिए क्या काम करेंगे इसमें हम। ये दोनों नल एक साथ खोलें तो उसका निकला, अब 1 घंटे का निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पर हम, इसलिए 1 घंटे में होज भरेगा बराबर कितना? 1/75/8। समझ रहे हैं? अब यहां पर कैसे बन जाएगा ये? ध्यान दीजिएगा, बराबर ये 8 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 8/75 घंटे में ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में कि नहीं आई? ये आप लोग वीडियो को रोक करके इसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके बाद ये क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ चुका होगा कि छोटे व्यास वाला जो है वो होज को 1 घंटे में भरता है 1/x भाग। जो बड़े व्यास वाला है वो भरता है हमारा, यहाँ पर लिखा नहीं, देखो 1 घंटे में इसका नहीं लिखा, सॉरी बेटा, 1 घंटे का इसका निकालना पड़ेगा कि 1 घंटे में इसका भी तो निकालना था हमें। होज भरेगा बराबर कितना? 1/x - 10 भाग। इतनी बात है समझ में? अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब कुल लाकर दोनों का समय इतना लगता है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों एक साथ जब भरने में इतना समय लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? इसलिए बेटा, इसलिए यानी 1/x भाग कौन भरता बताइए बेटा? 1/x भाग भरता था छोटे व्यास वाला नल, प्लस 1/x - 10 भाग कौन भरता था? बड़े व्यास वाला नल। और दोनों को समय कितना लगता था? अभी निकाला हमने 8/75। इतनी बात आई समझ में कि नहीं समझा बेटा? यानी छोटे व्यास वाला नल जो है वो होज का 1/x भाग भर देता है, और बड़े व्यास वाला जो है वो 1/x - 10 भाग भर देता है, और दोनों को समय कितना लगता है? 8/75। इतने घंटे लगते हैं। अब देखिए हमें दोनों का अलग अलग निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जुड़ेंगे तो जब इसके हर बराबर होंगे, लेकिन इसके हर बराबर है नहीं, तो हम इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे, नीचे दोनों की। तो आप 1 से गुणा करिएगा तो ये बन जाएगा x - 10, फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा x, और बटे में इन दोनों की करेंगे तो यहाँ x है और x माइनस का 10 और बराबर ये 8/75। समझ रहे हैं? अब देखिए 1 x ये है और 1 x ये है, ये जुड़ करके बन जाएंगे हमारे 2x और माइनस का 10, अब बटे में इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², फिर x की 10 से करेंगे तो बन जाएगा 10x, और बराबर ये हमारे पास रहेगा 8/75। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे। इतनी बात हमारी समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? इसकी भी तो हम लोग कैसे गुणा करेंगे,
लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा अगर सवाल को सरल करना चाहें तो उसका एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। ये आप चलिए गुणा कर दे रहे हैं, 75 गुणा 2 से करो तो 75 दूना 150 हो जाएगा और साथ में x हो जाएगा माइनस 75 की जब करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 750 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 8 से तो बन जाएगा 8x², 8 की 10 से करेंगे तो माइनस का 8 दशावन 80x, और इनकी नीचे गुणा नहीं होती है, क्योंकि नीचे गुणा आपस में जब होती है बेटा जब बीच में प्लस होता है या फिर माइनस होता है। अब एक काम कर दे रहे, इन सबको हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, इन सबको हम उधर ले जा रहे हैं, या आप एक काम करिएगा इसको उधर ले आ रहे हैं, दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। 150x माइनस का 750, इधर प्लस का था और जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का 8² हो जाएगा, उधर माइनस का 80 है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का 80x, उधर कुछ बचा नहीं तो बराबर 0। अब देखते हैं हमारे पास x² वाला केवल ये है, ठीक है, x² केवल ये है तो इसको लिख देंगे, और वो भी का आएगा माइनस का 8x²। अब x की बात करें, देखिए 150 यहाँ पर है और 80 यहाँ पर है, अब ये दोनों जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो इनको दोनों जोड़ देंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, और 8 5 13 के 3 हो जाएगा, हाथ लगेगा 1 2, तो ये 230 बन जाएगा, 230x। इतनी बात हम समझ रहे हैं, 230x। और अब हमारा क्या बचा है, यह जुड़ गया, केवल ये बचा हमारा माइनस का 750 बराबर 0। अब आपको पता होना चाहिए बेटा ये माइनस पहले किसी भी सवाल में नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस से भाग कर देंगे, ठीक, माइनस से भाग करने पर, तो माइनस से भाग करेंगे तो माइनस से भाग करने पर ये होता है जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो देखिए ये माइनस का है तो ये तो हो जाएगा हमारा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये भी माइनस का है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, और बराबर क्या है 0। अब ध्यान से समझिएगा, हमें दिख रहा है इसमें 2 से भी भाग हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 2 से भाग भी कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर ध्यान समझिएगा, 2 से भाग क्यों पता लगे, देखिए 8 जो है वो 2 से कट ही रहा है, और इसके लास्ट में 0 है ये भी 2 से कट जाएगा, इसके लास्ट में 0 ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर 2 चौकू 8, 4 बचेगा x², यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, यानी 230 है तो ये 115 हो जाएगा, x ऐसे रहेगा, फिर बीच में प्लस 750 को भाग करेंगे तो 375 हो जाएगा बराबर 0। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा एक फैक्टर बन चुका है, ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर बन चुका है, इसके फैक्टर कर देंगे और हम इसका मान निकालेंगे। तो इसका फैक्टर ऐसे होना बहुत ही मुश्किल है, तो आप क्या काम करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, किससे तुलना कर देंगे, देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर देंगे। तो देखिए x² से कट जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास जो a का मान आएगा वो 4 आएगा, सिखाया था हमने आपको कल भी, और यहाँ पर भी x से कट जाएगा और b का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का 115, समझ रहे बेटा, और जो c का मान आएगा वो हमारे पास आएगा 375। इतनी बात समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इन सब मान को उठा करके धराचार में फीड कर देंगे और आसानी से सवाल का आंसर ले आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा धराचार को हम कैसे लगाएंगे, देखिए धराचार का सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में होता है b² माइनस का 4ac और बटे में 2a, समझ रहे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x बराबर क्या करना है आपको, माइनस का b। अब देखिए यहाँ पर ही माइनस है और यहाँ पर ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 115 हो जाएगा। फिर ये लिखेंगे हम प्लस माइनस, फिर लिखेंगे रूट में b², अब b का मान है माइनस का 115,
और स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे। फिर क्या लिखा, माइनस तो माइनस, 4 तो 4 गुणे ए, और ए की वैल्यू कितनी बेटा है, ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी बेटा, देखिए ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ए की वैल्यू 4, ये है ए की वैल्यू 4। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देंगे हम 4, फिर गुणे लिखा सी, तो सी की वैल्यू 375, तो यहाँ कर देंगे हम लोग 375, और बटे में क्या लिखा 2a, तो 2 तो ऐसे रहेगा, गुणे लिखा a, तो a की वैल्यू 4, तो गुणे लिख देंगे 4। बस केवल बेटा वैल्यू फीड की। अब देखिए 115 तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ रहेगा प्लस माइनस, रूट लगा लीजिएगा। देखिए ये माइनस का 115 है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये यहाँ पर जो लिखा माइनस का 115, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 115 की गुणा माइनस 115 से ही हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर यह है, समझ रहे कि माइनस 115 गुणा माइनस 115 से हो रही है। तो जब आप माइनस की गुणा माइनस 115 से करेंगे तो माइनस माइनस गुणा जब होगी तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और जब 115 की आप 115 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13,225, समझ रहे। और देखिए यहाँ पर माइनस है और कहीं पर माइनस है नहीं, तो ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौकू 16, ठीक, 4 चौकू 16, और 16 पंचे 80 का 0, हासिल लगे 8, फिर 16 सत्ते 100, यानी कुल मिलाकर के आप 16 की गुणा 375 से करेंगे तो ये पूरा हमारा 6000 आ जाए। क्योंकि गुणा में मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही गुणा कर दी है। अब बटे देखिए कितना है, 2 चौकू 8, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर, ये तो हमारा रहेगा ही 115 प्लस माइनस, ठीक है, और रूट में देखिए इससे आप माइनस कर देंगे। जब आप 13,225 से 6000 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 7,225 बच जाएगा, और बटे में हमारा रहेगा यहाँ पर ये 8, ठीक है, वो तो चल ही रहा है। फिर x बराबर ये 115 तो हमारा ऐसे रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आपको दिख रहा है कितना बेटा, ये जो आपको दिख रहा है कितना 7225, ये आपको असल में बात ये तो जो है 85 का वर्ग है, यानी 85 गुणे 85। अगर हम 85 की गुणा 85 से करेंगे तो हमारे पास 7225 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर है हम इसको 85 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बटे में 8 लिख सकते हैं, समझ रहे। x बराबर 115 और यहाँ पर प्लस माइनस था, प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो यहाँ पर बचा केवल 85 और बटे में 8, समझ रहे। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर, अब तरीका यहाँ पर ये अपनाना है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, तो आप यहाँ पर प्लस ले लेंगे, ठीक है, प्लस लेने पर तो फिर 115 और प्लस का रहेगा 85 और बटे में रहेगा 8, इतनी बात समझ रहे, ठीक है, प्लस लेने पर, तभी हमने यहाँ पर ये माइनस को छोड़ दिया है। तो ये बन जाएगा x बराबर 5 5 10 का 0, ठीक है, हासिल लगा 1, 8 1 9, 1 हासिल वाला 10 10 का 0, हासिल लगा 1 1 2, 200/8, ठीक है, 200/8। अब 200/8 को अगर 8 से काटते हैं तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, कितने बचे 4, 40 हो गए, फिर 8 पंचे 40। मतलब जब आपने इसको भाग किया तो x का जो मान आ गया वो हमारे पास 25। तो एक तो हमारा ये आंसर हो सकता है, ठीक है, एक हमारा ये आंसर हो सकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, यहां प्लस लिया है, आप यहां पर कर सकते हैं कि माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर जब आप माइनस लेंगे तो ध्यान दीजिएगा x बराबर ये 115 तो रहेगा ही, माइनस का कर देंगे आप 85 और बटे में रहेगा 8। अब देखिए 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है, और यहां पर 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा, बचे में 8। अब ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, आप चाहे तो उसको 2 से काट सकते हैं, 2
चौकू 8, अब 15 दूनी 30। दूसरा जो मान आएगा वो हमारा 15/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे दोनों मान हमें मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करना चाहें कि हमने लिखा था कि कौन सा नल कितने देर में भरेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान समझना। देखिए x का मान एक 25 आया है और एक हमारा आया है 15/4। तो इस मान को हमें नहीं लेना है, हमें इस मान को नहीं लेना है। तो ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिया था कि छोटे व्यास वाला नल। देखिए हमने लिया था कि छोटे व्यास वाला नल होज को भरेगा, होज को भरेगा बराबर x माना था। तो x का मतलब हमारे पास आ गया, x का मतलब 25। देखिए या x का मतलब 25, तो 25 घंटे में भरेगा छोटे व्यास वाला। अब बात करते हैं बड़े व्यास वाला। तो बड़े व्यास वाला नल होज को भरेगा बराबर कितने घंटे में, वो 10 घंटे कम समय लेता है। तो 25 - 10 मतलब 25 से 10 जाएंगे तो 15 घंटे में। बस यही हमारे दोनों आंसर हैं। यानी कि छोटे व्यास वाला नल को भरेगा 25 घंटे में और बड़े व्यास वाला 10 घंटे कम समय लेता है, तभी बड़े व्यास वाला भरेगा 15 घंटे में। तो ठीक बेटा, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब शुरुआत से जो मैंने सवाल किया था वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि आप आसानी से उतार लें। देखिए ये इसका पहला प्रश्न था, ठीक है। वीडियो को रोक लें और आराम से आप इसको सवाल को कॉपी में अपने नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न था इसका। और इसके बाद ये हमारा इसका दूसरा प्रश्न था, ठीक है, जिसको हमने लगाया है, ध्यान समझ लीजिएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न था, ठीक है। इस प्रकार ये आप वीडियो को रोक रोक करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये हमारा दूसरा प्रश्न था जिसमें मैंने सवाल को सोल्व किया था। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हमने और लिखा है तीसरे प्रश्न पर, वो आपका इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है। तो इस प्रकार आपका सवाल कंप्लीट होता है। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे आप? मैं हूं रहमान सर और हमारे इस MP पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि बेटा हम लोग कर रहे थे सवाल नंबर 9, इससे पहले के इस वीडियो में कर चुके। आज हम लोग आ गए सवाल नंबर 10 पर। तो देखिए सवाल नंबर 10 है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। और जो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको नहीं पढ़ा जाता। फिर कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और मैंने पहले ही आपको बता दिया, जिस भी चाहे वो वस्तु हो या कोई गाड़ी हो, अगर उसके आगे से या फिर के लिखा है तो उसी को ही माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा सवारी गाड़ी से, तो हम लोग सबसे पहले किसकी चाल को मानेंगे? सवारी गाड़ी की चाल को मान लेंगे और हमारा सवाल आसानी से लग जाएगा। तो लिखिएगा माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x, ठीक है, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आप समझ बेटा, क्योंकि इसमें लिखा है कि सवारी गाड़ी से, ठीक है, तो इसलिए हमने मानना पड़ेगा कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, ठीक है, तो यानी एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल बराबर, अब ध्यान दीजिएगा,
जब सवारी गाड़ी की औसत चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी? देखिए साफ साफ कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ठीक है, तो इसकी चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 11, ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ नहीं समझ रहे? अब ध्यान समझिएगा, दूरी कितनी चलनी पड़ती इसको? 132 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे कि सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी, ठीक है, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, ठीक है। यानी कि सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। और आप लोगों को ये बात पता है कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यानी कि सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बटे चाल, तो कितनी दूरी चलेगा? 132 किलोमीटर। और सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो बटे में x हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? और समय है तो इसके आगे आप घंटे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, ठीक है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा भाई, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब आपको पहले बताया हमने, समय बराबर फार्मूला दूरी बटे चाल ही रहेगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी चलेगा? दूरी तो बेटा 132 ही चलेगा, लेकिन एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है कितनी? x प्लस 11, तो हो जाएगा x प्लस का 11, और आगे ये रहेगा घंटे। इतनी बात आई समझ में? ठीक। अब हमें समझना है, आप सवाल को ध्यान से देखिएगा, आपके पास किताब होगी, उसमें ये बात कह रहा है कि दोनों जो हैं, यानी जब सवारी गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो ये 1 घंटे का अंतर होता है इसमें, यानी 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो मतलब दोनों का अंतर, मतलब ये सवारी गाड़ी का समय और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, इन दोनों के समय में कितना अंतर है? 1 घंटे का अंतर है। इतनी बात हमारी समझ में आई कि नहीं समझ बेटा? तो इन दोनों का अंतर है 1 घंटे का, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार? यानी 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11, और इन दोनों के समय में कितने का अंतर है? 1 घंटे का, तो आगे में 1 घंटे। देखिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है,
या आप कह सकते हैं कि सवारी गाड़ी जो है वह रेलगाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा अधिक लेती है। तो दोनों के समय में अंतर 1 घंटे का है। अब यहाँ समय तो है, तो दोनों समय का अंतर जब कहेगा अंतर, तो एक समय से दूसरे समय को क्या करेंगे, माइनस किया करते हैं। इतनी बात हमारी है समझ में। तो दोनों का अंतर कितना, 1, तो दोनों का अंतर जब कहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में माइनस है और ये दोनों एक दूसरे से घट रहे हैं, और घटते जब ये जब इनके हर बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या इनके हर बराबर हैं, नहीं बराबर है। तो हम लोग क्या काम करें, इसकी क्रॉसिंग गुणा करके इसको लगाएंगे। उससे पहले आप एक काम करिएगा, 132 यहां पर भी, 132 यहां पर भी, तो आप इस 132 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सरल क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बचा 1, नीचे x, और माइनस का यहाँ पर 1, और नीचे बचा x प्लस का 11 ब्रैकेट बंद और बराबर 1। और अभी हमारा चल रहा है 132, ध्यान दीजिएगा। अब इसके हम लोग क्रॉसिंग गुणा करेंगे, तो x प्लस 11 की 1 से करेंगे तो हमारा x प्लस 11 ही रहेगा। x के जब 1 से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और ये यहाँ पर x और x प्लस का 11 रहेगा। इतनी बात समझ रहे हैं, बराबर कितना है, 1। समझ रहे बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 132 तो हमारा ऐसे रहेगा, ये प्लस का x, ये माइनस का x कट जाएगा, तो अंदर बचा हमारा केवल 11, और नीचे x की गुणा करेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा x², ठीक है। और प्लस का x की 11 करेंगे तो बन जाएगा 11x और बराबर 1, तो बराबर 1, ठीक है। अब 11 की इससे गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 का 2, ठीक है। 11 दूनी 22 का 2, हाथ से लगे 2, और 11 क्या 33, 33 2 34, ठीक है, 33 2 34, सॉरी 11 दूनी 22 के 2, हाथ से लगे 2, 11 थे 33 और 2 35 आएगा, तो 35 के आएंगे 5, हाथ से लगेंगे 3, 11 कम 11, और 11 और 3 14, और बटे में कितना हमारा है, बटे में हमारे पास जो है वो हमारे पास बचा है x² और प्लस का 11x बराबर कुछ नहीं तो 1, और नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ से x का मान निकालना, तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ गुणा कर रहे हैं इसकी हम इसके साथ, इसके साथ, तो इसके साथ गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा x² प्लस का ये रहेगा 11x, फिर इसकी गुणा करेंगे 1 से, तो हमारा बन जाएगा 14, फिर यहाँ बन जाएगा 52। इतनी बात समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यानी इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस का 11x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14, 52 बराबर में बचेगा हमारा 0। अब ये हमारा बन गया एक फैक्टर, यानी इसको अब यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हम लोग आंसर आसानी से ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फैक्टर जो बनेगा वो x², ठीक है, और प्लस का हम इसको तोड़ सकते हैं 44x, और फिर कर देंगे माइनस का 33x, माइनस का 14, और ये 52 = 0। अब मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको इस प्रकार डायरेक्टली नहीं आता है तो आप क्या काम करिएगा, यानी यहाँ पर आप 14 और 52 लिखिएगा, ठीक है, और इसको आप 2 से काटते चले जाएं, तो आपको इसमें एक फैक्टर मिलेगा 44 का, एक मिलेगा 33 का। अब हमें 44 का प्लस का रखना है, क्योंकि मतलब यहाँ पर यह है, जब आप 44 की गुणा 33 से करेंगे तो आपको यानी 14, 52 यही प्राप्त हो जाएगा। यानी 14, 52 का एक फैक्टर आपका 44 है और एक है 33। अब हमें देखना यहाँ पर यह है कि हमें बचाना है 11 प्लस का बचाना है, इसलिए प्लस का रखेंगे 44 और माइनस रख देंगे हम 33। तभी जब 44 से 33 जाएंगे तो हमारे पास 11 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार में तभी 44 लिखे और 33 लिखे माइनस के। या फिर आप लोग सर्च करिएगा, अगर आपको एक तरीका नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके जो गुणनखंड करने का तरीका जो है वो आपको नहीं पता है। तो आप गुणनखंड करके हमारे चैनल पर सर्च करिएगा, पहले आप गुणनखंड सीखिएगा, तब आकर के यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से हमें क्या क्या मिल रहा है,
इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो जब इन दोनों में से हम ये दो दो बना लिया करो इस प्रकार, तो इन दोनों में से हमें x मिल रहा कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा। और प्लस का यहाँ से x कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर बचेगा 44। अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, तो यहाँ माइनस भी कॉमन मिल रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर ये हमें 33 भी मिल रहा है कॉमन। क्यों, अभी मैंने आपको सिखाया कि 1452 में क्या है, 44 भी है और 33 भी है। बता मैंने अभी, अब 1452 में 44 भी है 33 भी है, तो 33 यहाँ पर भी है और 33 यहाँ पर भी है। हमारी बात समझ रहे, 33 यहाँ पर भी है, 33 यहाँ पर भी है। क्यों, क्योंकि 1452 बराबर क्या होता है, 44 गुणे 33। ठीक है, तो यानी कि 33 यहाँ पर है, 33 यहाँ पर भी है, तभी हम 33 यहाँ से ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। अब माइनस आपका कॉमन जा चुका है, तो प्लस बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1452 यहाँ पर लिखे हैं और 1452 को 44 गुणे 33 लिखा जा सकता है। तो 33 तो चले गए बाहर, यानी यहाँ कॉमन चले गए, तो अंदर कितने बचे अभी ये 44 बचे हैं। तो यानी अंदर क्या बचे अभी हमारे, ये 44 और बराबर में 0। अब वैसे भी इसकी एक पहचान होती है, जितना यहाँ पर लिखा है उतना ही अगर यहाँ पर लिखा तो समझ लीजिए गुणनखंड आपका सही हो रहा, नहीं तो गलत हो रहा। अब ये और ये एक जैसे हैं, तो इसको हम x प्लस का 44 और इसको इसके साथ लिख देंगे x माइनस का 33 बराबर 0। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको एक बार 0 के बार लिखेंगे इसको, तो यानी x प्लस का हो जाएगा हमारा 44 बराबर 0। x जब बराबर के 44 बराबर के उधर जाएगा तो बचेगा माइनस का 44। समझ रहे, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी भी की चाल, चाहे वो सवारी गाड़ी हो या एक्सप्रेस हो या कोई भी गाड़ी हो, किसी की चाल माइनस में नहीं आ सकती है। तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस का 33 बराबर 0। ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा बराबर 33, यानी x बराबर बन जाएगा हमारा यहाँ पर ये 33। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सवाल देखिए, यहाँ पर आ जाइएगा। मैंने क्या माना था, कि जो माना था यहाँ पर कि सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी सवारी गाड़ी की चाल कितनी आई, सवारी गाड़ी की चाल आई है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सवारी गाड़ी की चाल आ गई है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सवारी गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी, देखो x प्लस 11 थी, तो जहां पर x से बाहर लिखेंगे x का मान 33। ठीक है, x का मान 33, तो वो लिख देंगे यहाँ पर हम 33 और प्लस का ये लिखेंगे हम 11। ठीक है, 33, x का मान 33 आया ना, तो जहां पर x के बाद 33 एक 11 प्लेस था, तो ये कितना बन गया 44। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सवारी गाड़ी है वो 1 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी चलती है, और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन ही समझ में आया होगा, और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।